हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। ऑर्गेनिक शुरू कर दिया हूँ। ऑर्गेनिक में लौट आते हैं। चीट सीट देख रहे होगे आप। 6 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। कैसे करोगे? पढ़ना तो अभी भी है, ठीक है। तो 6 नंबर कैसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर बातचीत करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की संभावना है। यानी कुछ ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चंस बनेंगे और किस तरह की शॉर्ट नोट आ सकती है, किस तरह का कन्वर्जन आ सकता है, ABC टाइप के कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन कैसा आ सकता है, कौन सा फुल फॉर्म आ सकता है, क्या चीजें ऐसी हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से, उस पर बात करेंगे। तो खट्ट से लौट आइए, समय को ना बर्बाद करते हुए अपने 6 नंबर पूरे के पूरे देख लेते हैं कि ये 6 नंबर वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ये 6 नंबर आ रहे हैं। तो जरा बोर्ड की तरफ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पर आपको हम लिखा दे रहे हैं वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जरा गौर से सुनिएगा कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें बनने वाला है वो क्वेश्चन क्या है, जरा उसको हम समझा दें सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है, चैप्टर का नाम तो आप सबको पता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये चैप्टर है हमारा। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे उन्हीं पर हमें बातचीत करनी है। तो एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, सबसे पहला विषय देखो बेटा, ठीक है। पहला टॉपिक ये है कि आइडेंटिफाई एलाइलिक, बेंजाइलिक एंड विनाइलिक हैलाइड। यानी एक क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन से आता है कि आइडेंटिफाई एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें sp3 है, इसमें sp3 है, इसमें क्या है sp2, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना है, अल्फा कार्बन का जिक्र हमने किया है। इसमें हमने जो ये बात बताई आपको, इसमें अल्फा sp3 है, इसमें अल्फा sp3 है, ये sp2 अल्फा है इसमें। तो हम इस प्रकार से एनाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये MCQ में भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड। अब नीचे आपको स्ट्रक्चर दे दे या नाम दे दे, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। या आइडेंटिफिकेशन टाइप का भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है जेम एंड विस डाइहैलाइड। जेम एंड विस डाइहैलाइड का मतलब जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कन्वर्जन में भी इसका यूज किया जा सकता है। जेमिनल का मतलब अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगा हो, विसिनल मतलब सेपरेट जगह पर लगा होगा। तो हम जेमिनल, विसिनल इस तरह से पढ़ते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी आपकी बातचीत होगी, वो है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। यानी जो आपने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के अंदर 6 रिएक्शन हमने पढ़ी थी। उन 6 रिएक्शंस में सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट में जो SOCl2 वाली रिएक्शन आपने पढ़ा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसलिए उसकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी देख लीजिए। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता था मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल, एक बात ध्यान रखें कि ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे ऑर्गेनिक के पूरे चैप्टर में इसका उपयोग है। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, वहीं से हम मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। यानी न्यूक्लियोफाइल हमेशा हमेशा उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल के बाद अगला टॉपिक है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, सैंडमेयर रिएक्शन भी हमें मालूम होनी चाहिए। सैंडमेयर रिएक्शंस क्या है इसके बारे में हमें पता हो। सैंडमेयर से पहले हमें एक बात और जाननी थी, हम आगे बढ़ गए। वो ये थी हैलोजन एक्सचेंज के अंतर्गत हमने फिंकलस्टीन एंड श्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़े थे। हैलोजन में ये दोनों रिएक्शन एग्जाम में खूब आए हैं। फिंकलस्टीन में हम आयोडीन से रिप्लेसमेंट कराते थे, यानी एल्किल हैलाइड का सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीटमेंट कराते थे। और श्वार्ट्ज में क्या कराते थे, एल्किल हैलाइड का ट्रीटमेंट, यानी कि एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड का ट्रीटमेंट हम कराते थे AgF से, यानी फ्लोरीन से। अगर हम हैलोजन का रिप्लेसमेंट कराते थे तो वो श्वार्ट्ज रिएक्शन होता था, मेटालिक फ्लोराइड लेते थे और इसमें सोडियम आयोडाइड यानी आयोडीन से ट्रीटमेंट कराते थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सैंडमेयर की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा डाइजोनियम सॉल्ट की कहानी है। Cu2H2 वाला केस लेते थे तो वहां से हमें हेलो एरीन मिल जाता था। तो ये हेलो एरीन की प्रिपरेशन का रिएक्शन है सैंडमेयर, जहां पर हम डाइजोनियम सॉल्ट पहले एनिलीन से बनाते थे और डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद फिर हम Cu2H2 कर देते थे या Ki से ट्रीट करते थे, तो हमें क्या मिलता था, हेलो एरीन मिल जाता था। ये हमारे 6 पॉइंट हो गए जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है।
इन 6 पॉइंट को समझने के बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे और अगले पॉइंट में क्या डिस्कस करेंगे जो आपको बताने वाले हैं वो पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास 7th नंबर पे हमारे पास आ गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब एक बड़ा सवाल है कि सर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जाम में आए तो उससे क्या क्वेश्चन बनेगा, जरा देखिए। पहला क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट का आएगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन में हमें यह पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ कार्बन के बाद हम ये भी कह सकते हैं सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बेसिस पर आपको ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप ये भी एक पता होना चाहिए कि RI में ज्यादा है, फिर RBr में है, फिर RCl में है, फिर RF में है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा गया, इसको भी हमें जानकारी में होना चाहिए। और C पॉइंट जो तीसरा है फिजिकल प्रॉपर्टी में वह पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। अगर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, जनरली सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो हेलोएल्केन और हेलोएरीन है यह पोलर नहीं है, यानी इसमें पोलरिटी क्या होती है, कम है, यानी यह नॉन पोलर या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि इसमें जो एल्किल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगी, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, या नॉन पोलर कह लो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम इनके डिजॉल्व होने की बात करते हैं, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी इस रिस्पेक्ट में बताई जाती है। तो ये सॉल्युबिलिटी की कहानी हो गई। अब हम उसके बाद 8th नंबर पर केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। किसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो वो जरा ध्यान दीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला रिएक्शन आया SN1 एंड SN2, सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर। आपको पता है SN1 है तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोर प्रिफरेबल होगा 2 डिग्री और 1 डिग्री से। इसमें क्या होगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री हम लेंगे, यानी कि 1 डिग्री। ये ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसमें हम 3 डिग्री वाले में एक केस ले लिए, एक 1 डिग्री में है। 1 डिग्री वाले में बैक साइड से अटैक होगा, उसके बाद क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक शॉर्ट नोट आती है बार बार लिखने को, वह इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हमने कहा था छाता उलट जाए जब आंधी आ जाए तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहलाए। इसका मतलब हमने ये बताया था कि अगर 3 हाइड्रोजन है, बैक साइड से वो अटैक कराओगे, न्यूक्लियोफाइल को जुड़ने लगेगा तो रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से तीनों हाइड्रोजन पलट जाते हैं, उसी को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कई दफा यह शॉर्ट नोट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के लिए आ चुकी है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में आ चुका है, इसलिए आप इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, बात मान लीजिएगा। 8th में A और B ये 2 पॉइंट थे, हमने SN1 और SN2 दोनों पढ़ा दिए। और ये SN1 और SN2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का प्रोडक्ट आ सकता है। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत अगर मान लो मैकेनिज्म तो वैसे नहीं लिखने को आती, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उसे दिखा सकते हैं। एक में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना देंगे और एक में इंटरमीडिएट बनेगा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जैसा होता है, एक तरफ से जुड़ता दिखाई देगा, एक तरफ से टूटता दिखाई देगा, वह इंटरमीडिएट भी आप बना सकते हैं। बाईमोलिकुलर में 2 स्टेप है, वो सिंगल की कहानी है, इस तरह से हम इसको समझ पाते हैं। और अब हम इसके और आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगली बात क्या है। अगली बात जो हमने पढ़ा SN1 SN2 के बाद 9th नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो 9th नंबर पे बेटा एक शॉर्ट नोट लिखने को आती है। अब वो शॉर्ट नोट जो आएगी वो कौन कौन से टॉपिक पर होगी जरा वो समझिएगा। शॉर्ट नोट जो सबसे ज्यादा पूछी गई है वो रेसमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन पर शॉर्ट नोट आ चुकी है। रेसमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यानी कि जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन अगर है तो उसे हम रेसमिक मिक्सचर या रेसमाइजेशन कहते हैं। लेकिन पूरी कोशिश ये रखनी है कि इन्वर्जन पर भी आ सकता है और रिटेंशन भी आ सकता है। ध्यान ये रखना है कि ये जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं। 9th के बाद 10th पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो 10वें पॉइंट में हमें मिला कि एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन जिसमें आप बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कराए थे, तो एलिमिनेशन रिएक्शन आ सकता है। इसमें एक कन्वर्जन बन सकता है कि एथाइल क्लोराइड को एथाइल क्लोराइड इंटू एथीन, यानी एथाइल क्लोराइड को आप एथीन में कन्वर्ट करिए तो आप HX को बाहर निकाल देंगे, ये बन जाएगा
एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। आपको याद होगा बहुत अच्छे रिएक्शन के रूप में ये जाना जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, RX+2Na लेते थे, ROR एरो पर होता था, है ना, ड्राई ईथर, यहाँ से RR बन जाता था, +2NaX आता था। ये रिएक्शन एग्जाम में आ सकता है, इसका कन्वर्जन भी आ सकता है। 12 नंबर की तरफ मूव करते हैं। वुड्स रिएक्शन के बाद हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन और एल्काइलेशन। एसाइलेशन है और एक क्या है, एल्काइलेशन। ये दो ग्रुप हैं जिसका हमने दो तरह के रिएक्शन पढ़े थे। और आपको याद होगा तो CH3X इसमें लेते थे और इसमें हम CH3C डबल बॉन्ड OX लेते थे। ये प्लस में टूटता था, ये माइनस में टूटता था, ये प्लस में टूटता था, ये माइनस में टूटता था, रिंग पर अटैक करा देते थे। इस प्रकार से हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन, ये दो रिएक्शन एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद बेटा अगले नंबर पे हम बात करेंगे। अगले नंबर पे बात करते हैं तो हमारे पास जो 13 नंबर में है, 13 नंबर में अच्छे सवालों में आता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, ध्यान रखिए कुछ लोग फिटिंग लिखते हैं तो ये नहीं है, वुड्स फिटिंग है। और यहाँ पर क्या होता था, RX + ARX+2Na। देखो कितना प्यारा चीज है, आप लिखते चले जाओ, खरखरा के ये लिखाता चला जाएगा। ये देखिए ये R, ये 2NaX, ये खत्म हो गया। ये देखिए जो बन गया ये क्या है, टोल्यूइन बन सकता है इसमें, ध्यान रखें ये कन्वर्जन में आ सकता है। एल्किल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड है, और ये क्या हो गया, मेथाइल बेंजीन हो गया। तो ऐसा भी केस है, ये क्या है, वुड्स फिटिंग है। 14th नंबर पे आपको क्या पढ़ाया गया था, 14th में फिटिंग रिएक्शन कहा गया था करने के लिए। तो फिटिंग में क्या करते हो, 2ARX लेते हो, फिर 2Na लेते हो, ड्राई ईथर लेते हो ROR, और यहां से बाईफेनाइल जैसा प्रोडक्ट आपको नसीब हुआ, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये 2NaX हो गया। देखो बेटा समझ में आ रहा है ना, ये रिएक्शंस ऐसे हैं जो औबे करेंगे। तो ये फिटिंग हो गया, वुड्स फिटिंग हो गया। अब इसके बाद एक और बड़ी प्यारी चीज आपको बताने जा रहे हैं। CHCl3 में O2 का ट्रीटमेंट करते हैं तो COCl2 बनता है, ठीक है। और ये जो अब इस केस में COCl2 बन गया और ये HCl बन रहा है, ठीक है। ये 2 मोल यहां पर है, 2 मोल यहां है। इसको क्या कहते हैं, इसको फॉस्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्जीन कहते हैं। और ये क्या है बच्चा जी, ये क्लोरोफॉर्म है। तो आपको फॉस्जीन प्रिपेयर करने को आ सकती है, ठीक है। तो थोड़ी जानकारी फॉस्जीन की आपको होनी चाहिए, और कैसे बनाएंगे वो हमने आपको बताया, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई दफा आया हुआ है। तो फॉस्जीन की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। फॉस्जीन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो ये फॉस्जीन की कहानी हो गई। अब इसके और आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगली बात हम पढ़ेंगे 16th पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, जरा गौर करिएगा। 16th पॉइंट हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, और अपना बहुत प्यारा सा नाम आ गया DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्या याद करोगे, डाइक्लोरो डाइफेनाइल, फिर क्या होगा, ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये हमारा पूरा इसमें समझने का है। तो इथेन का मतलब हो गया, देखो 2 कार्बन ऐसे लिख दिया। अब कह रहे हैं डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो मतलब ये 3 क्लोरीन लगा दो, ये 3 क्लोरीन हो गया, ट्राइक्लोरो हो गया। अब इसको ऐसे एरो से बना दिया, डाइक्लोरो डाइफेनाइल। तो डाइफेनाइल का मतलब क्या हो गया, ये देखो ये एक फेनाइल ग्रुप हो गया, ये एक फेनाइल ग्रुप हो गया। लेकिन इन्होंने कहा कि डाइक्लोरो डाइफेनाइल। अब जो डाइक्लोरो डाइफेनाइल है ना, तो इस पर भी क्लोरो है ये, और ये ट्राइक्लोरो हमने ये यहां पर लगा दिया, और ये कार्बन में एक बचा, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो 1 2 एथ है, तो इथेन हो गया। ये DDT का स्ट्रक्चर है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में अगर आएगा तो आपसे गलती ना हो। ये कई दफा आ चुका है, इसलिए हम इस पर फोकस बनाने के लिए आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर आपको DDT का हमने दिखाया, पढ़ाया, समझाया, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये DDT बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर बेस्ड, यानी कि ये बेस्ड क्या है, ये खुद ही कई बार आया। फॉस्जीन और DDT ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट से उठा लिए जाते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अच्छा टॉपिक है,
आनंद आएगा आपको इस क्वेश्चन को करके। 16 टॉपिक इस चैप्टर में बताए हैं और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई आएगा। एक टॉपिक केवल हो सकता है कि अगर आपको रिएक्शन अच्छे से तैयार होगा तो कन्वर्जन जो आएगा 3 नंबर का वो आप कर पाएंगे, और रिएक्शन अगर अच्छे से तैयार नहीं होगा तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज बाकी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आए और आप कर ना पाए। तो मुझे उम्मीद है नई क्लास में फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, लेकिन उससे पहले करनी है यह बात कि नया लेक्चर होगा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में हम फिर इसी तरह से आपको 15 से 16 टॉपिक बता करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।